नमस्कार। आरोग्य जीवन यात्रा की जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। योगाहार में हम समय पे बातें करते रहते हैं। अभी थोड़े दिन से आपको न्यूज़पेपर में और मीडिया में सुनने को आया होगा कि भाई कोरोना बढ़ रहा है। चीन, जापान, इंडोनेशिया जो पूर्वी इलाके हैं देश, वहाँ कोरोना ज्यादा बढ़ रहा है। भारत सरकार ने वहां से आने वाली जितनी फ्लाइटें हैं वो सब पैसेंजर को टेस्टिंग कर रहे हैं और चेक करके उनको आने दे रहे हैं। तो कोरोना हम ऐसा मानते थे कि भी अब तो गया, लेकिन वो गया नहीं है, वो अभी है। तो कोरोना वापिस आए तो हम क्या करें और भारत में उनकी क्या हालत होने वाली है, ये थोड़ा आज समझने का प्रयत्न करेंगे। कोरोना, कई लोग बोलते हैं भी कोरोना जैसा कुछ था ही नहीं, लोग ऐसे ही गलत बातें चलती थी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, दवाई वाले अपना काम ज्यादा करने के लिए सब करते थे। कई लोग ऐसा भी बोलते थे। ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना है। वायरस तो पहले भी थे, आज भी है और आने वाले समय में अलग अलग प्रकार के वायरस आएंगे। हमको क्या करना चाहिए कि वायरस हमारे शरीर को नुकसान न करे, हमें मौत की ओर न ले जाए, उसके लिए हमको थोड़ा ध्यान रखना है। आप जागरूक नहीं रहोगे, अलर्ट नहीं रहोगे तो फंसोगे। कोरोना की जब ये मैसेज आने लगे हैं तो वैक्सीनेशन की बातें चालू हो गई है। जिन लोगों ने वैक्सीन के 2 डबल डोज ले लिए हैं, वो लोग, उन लोगों को बहुत समस्या नहीं आएगी, क्योंकि शरीर में जब वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन के कारण हमारा शरीर कोई नए प्रकार के वायरस को कैसे मारना है उसकी नेट प्रैक्टिस कर लेता है। जैसे आपको कोई एग्जाम देनी है तो एग्जाम से पहले आप जो तैयारियां करते हो, इसी तरह हमारा शरीर भी कोरोना से पहले शरीर में, आपके शरीर में आए इससे पहले वो तैयारियां शुरू कर लेती है। कुदरत का एक नियम है कि आप जो एटमॉस्फेयर में, जैसे इलाके में रहते हो, मान लो अभी आप गुजरात में रहते हो, आप यहाँ से कश्मीर में रहने चले जाओ या केरला में चले जाओ, तो कश्मीर में वहां ज्यादा ठंडी है, तो आपका शरीर क्या करेगा, वो ठंडी को सहन करने की प्रैक्टिस करेगा और 1-2 साल आप रहोगे तो आपके शरीर को दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत आती है, फिर शरीर हैबिट में आ जाता है। आप केरला में रहने चले जाओगे तो वहां क्या होगा, तो वहां आपको आपके वातावरण के हिसाब से आपका शरीर सेट होने का प्रयत्न करता है। तो इसी तरह जब हमारे शरीर में कोई नया वायरस आता है तो उसको उनके सामने कैसे फाइट करनी है उसके बारे में शरीर काम में लग जाता है और प्रोटेक्शन के लिए जो जो चेंजेस करने हैं बॉडी में वो सब शुरू हो जाते हैं।
तो जिन लोगों ने डबल डोज लिए हैं उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा डोज की भी व्यवस्था सरकार ने करके रखी है। लेकिन यहाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि हम अपने शरीर को ऐसा वीक रखे ही नहीं जिसके कारण हमको वैक्सीनेशन की आवश्यकता रहे और शरीर को दिक्कत नहीं आ- आए। तो अलर्टनेस बहुत जरूरी है। ये कोरोना जैसे वायरस जो होते हैं वो सबसे पहले हमारे नाक से ही अंदर घुसते हैं। हवा से सबसे ज्यादा जाते हैं शरीर में। तो ये वायरस सबसे पहले हमारे नाक के अंदर यहाँ से जब जाता है ऊपर, तो यहाँ वायु कोतर होते हैं। वहां से अन्न श्वास नली गले तक आती है। फिर गले से हमारी श्वास नली फेफड़ों में जाती है। तो ये जहां से हमारा श्वास जा रहा है, हवा जा रही है फेफड़ों तक, वहां वो पहले पहुंच जाता है। तो इनिशियल स्टेज पे आपको पता चल जाता है, गला पकड़ जाता है, यहाँ नाक में बंद हो जाता है, इरिटेशन शुरू हो जाता है। तो आपको पता चलेगा कि भाई अब मुझे कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं। साथ साथ में आपकी खून के अंदर, आपके शरीर में करीब 5 लीटर खून होता है। तो ये 5 लीटर जो खून है, वो खून में जब गंदगी बढ़ जाती है तो हमारी जो खून की जो इम्यूनिटी जो होती है वो जरा वीक पड़ जाती है। जब कचरा, खून में कचरा ज्यादा बढ़ जाता है तब। तो जब हमारे शरीर में खून में ज्यादा कचरा बढ़ जाता है तो हमारी खून की जो वायरस को सामने फाइट करने की जो ताकत होती है वो वीक हो जाती है। फिर वो जो नाक से आपके अंदर गया हुआ वायरस है, वो आपके शरीर के अंदर घुसने लगता है, आपके सेल के अंदर जाता है, फिर खून में मिक्स हो जाता है, फिर खून घूमता हुआ हमारे शरीर के सारे ऑर्गन में जाता है। और सब जगह जहां जहां उसको गंदगी मिलेगी वहां उसकी संख्या बढ़ने लगती है। तो हमको क्या करना है कि भाई वायरस को अंदर जाने से रोकना है, और अंदर चला भी गया तो उसको, हमको, वो हमारे शरीर को नुकसान करे इससे पहले शरीर उसको खत्म कर ले। अच्छा, शरीर वायरस को खत्म करने के लिए क्या करता है आप सबको पता है कि जब जब आपके शरीर में कोई वायरल लोड बढ़ जाता है तो आपका शरीर जो होता है वो शरीर खुद बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। आपको पता होगा कि एकदम बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर 103 फ़ारेनहीट तक चला जाता है, 101, 102, 103 तक। तो ये सिम्टम्स क्यों आते हैं फीवर के कि भी शरीर को पता चलता है कि भी वायरस बहुत बढ़ गए हैं शरीर में, उसको गर्म करो बॉडी को। और गर्मी में जो वायरस की जो बॉडी होती है वो ज्यादातर प्रोटीन की होती है। तो ये बॉडी को जब हीट करता है शरीर तो वो प्रोटीन पिघल जाता है, और पिघल जाता है तो उसका उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, वायरस मर जाता है। तो हमारे शरीर में जब जब बुखार आता है तब शरीर उसको सफाई का काम करता है। तो ये कोरोना जैसी बीमारियां जब शुरू में स्टार्ट होती है, शरीर में आती है, तो शुरू से आपको तो उसकी सिम्टम्स दिखाई देने लगती है। आपको थोड़ा वीकनेस महसूस होता है, नाक के अंदर इरिटेशन लगता है, गला थोड़ा सा पकड़ा हुआ लगता है, आपके टॉन्सिल को थोड़ा सूजन आ जाता है, आपको थोड़ी कफ जैसी समस्या मालूम पड़ने, फीलिंग आने लगता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी खून की सफाई हर रोज हो जाए, इसके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए। देखो वायरस तो कहीं से भी आएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट हो गया है कि भी कल अमेरिका में जो व्यक्ति बैठा था 24 घंटे के बाद वह अहमदाबाद में या गुजरात में पहुंच जाता है, या जापान या चीन से व्यक्ति यहाँ आ जाता है 24 घंटे में, और उनके शरीर में जो वायरस है वो लेके आता है, उनके साथ जो सर सामान आता है तो इसके साथ भी चिपके हुए आ जाते हैं। वो आप रोक नहीं सकते हैं, वो तो आने वाले हैं। अच्छा, आपको कोरोना है या नहीं है, पैसेंजर को कोरोना है या नहीं है, वो सिम्टम्स देख के उसको स्क्रूटिनाइज करते हैं, भाई उसको गला पकड़ा है, सूजन आई है, बुखार है, बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। लेकिन
बॉडी टेम्परेचर तब तक नहीं आता है जब तक आपके शरीर में उसकी मर्यादा से ज्यादा वायरस नहीं बढ़ते हैं। मर्यादा से ज्यादा वायरस नहीं बढ़ते हैं तब तक बॉडी टेम्परेचर में नहीं आता है। तो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर देख के आपको ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि उनके शरीर में वायरस नहीं होगा। वायरस तो होंगे ही। पैसेंजर के सामान के साथ शरीर में वायरस आएगी, आपको दिखाई नहीं देंगे। वो वायरस फिर श्वास जब बाहर निकलता है शरीर, तो श्वास के साथ हवा में घूमता है। फिर दूसरा कोई व्यक्ति उसको श्वास लेगा तो उनके साथ उनके शरीर में चला जाएगा। तो वायरस का फैलावा जो है वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बहुत झड़प से घुसता है। हमको ध्यान क्या रखना है कि भले अपनी हवा में वायरस घूमे, कहीं से भी आए जाए, लेकिन हमारे शरीर में जाने के बाद वायरस को बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बस ध्यान ये रखना है हमको। हाँ, और वायरस इतना सूक्ष्म होता है कि भाई आप मास्क भी लगाओ ना, तो जो हवा ले सकते हो जब आप, अब आपके नाक में मास्क के अंदर से हवा जा सकती है तो वायरस भी जा सकता है। लेकिन ये मास्क का जो प्रावधान है सरकार का, ये इसलिए होता है कि जब व्यक्ति मास्क लेके घूमता है ना, तो सब व्यक्ति को, मास्क वाले व्यक्ति को देखने के बाद दूसरे व्यक्ति को वो थोड़ा अलर्ट रहता है कि भाई आप ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं ऐसे इलाके में मत जाइए, कोई सर्दी बुखार सिम्टम्स वाले व्यक्ति के पास ज्यादा मत रहिए। तो ये अलर्टनेस के लिए मास्क ज्यादा उपयोगी है, लोगों को थोड़ा भयभीत करने के लिए। बाकी मास्क आपको आपके शरीर में वायरस जाने से रोकने का काम नहीं कर सकता हमारे हिसाब से। तो भले लोग जो भी बोलते हो कि भी मास्क से आपके शरीर में वायरस रुक जाएगा, तो ये डॉक्टर लोग तो पीपीटी किट पहन के ही, पीपीई किट पहन के ही हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, तो फिर भी उनके शरीर में वायरस घुस जाते हैं। जब हवा व्यक्ति श्वास लेता है तो वायरस जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन वो वायरस शरीर में जाने के बाद वो उसकी संख्या न बढ़े, उसका हमको ध्यान रखना है। तो आपके शरीर में इनिशियल स्टेज में आपको ऐसे कोई सिम्टम्स लगे, तो आपको पहला काम क्या करना है, सुबह से शाम तक या हो सकता है तो 24 घंटा निर्जला फास्टिंग कर लेना है। उपवास एक ऐसा अद्भुत हथियार है जो इनिशियल स्टेज पे आपको वायरस के शरीर में बढ़ने से कंट्रोल करता है। अच्छा, आपके नाक से जो वायरस अंदर जाते हैं वो आपके फेफड़ों तक पहुंच न जाए, फेफड़ों से खून में न चले जाए। देखो, वायरस को खून में जाने का सबसे आसान कोई रास्ता है तो वो है फेफड़ों से। जब आपके फेफड़ों में क्या होता है, आपका जो खून आता है होता है वो फेफड़ों में आता है। फेफड़ों में खून में से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में निकलता है और फेफड़ों का ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन उसको एक्सेप्ट करता है और खून में मिक्स करता है। तो फेफड़ों ऐसी जगह है, वो ऐसा लोकेशन है, वहां खून में से थोड़ा मटेरियल बाहर निकलता है और फेफड़ों से थोड़ा मटेरियल खून के अंदर जाता है। तो इस टाइम वायरस को खून में जाने का सबसे ज्यादा मौका मिल जाता है। तो आपके फेफड़ों से वो अंदर पहुंचे ही नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब जब बाहर निकलो तो आपके दोनों जो नासिकाएं है, नाक की जहां से आप श्वास ले रहे हो, इसके अंदर हो सके तो कोपरेल या तो किसी भी तेल, आप जो हर रोज खाने में इस्तेमाल करते हो, सिंग तेल लेते हो या कोपरेल लेते हो या तिल का है जो भी है तेल, उसके दो दो चार चार बूंद अंदर डाल दीजिए और आपका जो ये नाक का हिस्सा है जो अंदर तक जाता है, वो वहां आपको वहां चिकनाहट होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि भी जो कोई वायरस आपके श्वास में जा रहा है तो वो उनके संपर्क में आएगा तो वहां चिपक जाएगा, तो वो वही नाक में ही रुक जाएगा, आपके गले से आपके फेफड़ों तक जाने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को ज्यादा पब्लिक एरिया में जाना है, जहां ज्यादा पब्लिक इकट्ठा होती है और हर रोज वहां जाने का होता है, ऐसे लोगों को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि भी आप बीमार हो जाओ और फिर दवाई कराओ, इससे अच्छा है बीमार पड़ो नहीं, उसको रोको बीमारी को, ये ध्यान रहे। तो नाक में तेल के
बूंद डालने से एक तो यहाँ से अंदर जाने से रुक जाता है। दूसरा सबसे बड़ा अच्छा तरीका क्या है? आप सबको पता होगा कि लोग गर्म पानी के वार्म वाटर के वरार यानी नासिका से उसकी भाप लेते हैं। गर्म हवा जो वेपर होती है गर्म पानी को जब उबालते हैं तो उसका जो वेपर निकलता है वो नाक से हम अंदर खींचने का प्रयत्न करते हैं। तो आप जो हवा अंदर डालते हो गरम, तो ये गरम हवा भी वायरस को पिघालने का काम करता है। क्योंकि ये जो वरार होती है तभी बनती है जब आपका पानी जो होता है उसका उत्कलन बिंदु 100 डिग्री होता है। तो वो टेम्परेचर ज्यादा पकड़ता है तब हवा बनती है उसकी पानी की। तो हमारा शरीर का टेम्परेचर जब 103 फ़ारेनहीट बनता है तब वायरस मर जाते हैं। इसी तरह जो वायरस एक गर्म हवा के संपर्क में आता है तो वो वायरस को पिघाल देता है। पिघल जाती है वायरस का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी जो वॉल होती है वो पिघल जाती है जो प्रोटीन की होती है। तो गर्म पानी उबालने के बाद उसकी जो वरार निकलती है उसको श्वास में लेने से फायदा होता है। लेकिन ये पानी गर्म पानी के वरार से दूसरा नुकसान ये भी होता है कि आपकी जो नासिका जो होती है और श्वास नली, यहाँ जो आपके वायुकोतर है तब तक जो वहां जहां जहां गर्म हवा संपर्क में आती है वहां के जो सेल होते हैं नासिका के, उसके अंदर एक गर्म हवा के कारण ये सेल जो चिकनाहट पैदा करने का काम करने वाले सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो गर्म हवा की भाप लेने से टेम्पररी आपको थोड़ा फायदा मिल जाता है कि वायरस है या सब कुछ है तो उसका फायदा मिल जाता है, जर्म्स को मारने का फायदा मिल जाता है। लेकिन आपकी जो नासिका की जो वॉल है, सरफेस है, उसको थोड़ा नुकसान होता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इसकी जगह आपको सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये है, जब आप ये ओनियन यानी डुंगरी, गुजराती में उसको बोलते हैं डुंगरी। तो ये जो ओनियन होता है उसको जब हम काटते हैं तो आपको पता है उसकी जब जो स्मेल निकलती है वो अपनी आंखों में जब लगती है तो हमारी आंखों में से पानी टपकने लगता है। तो ये गुजराती में यानी डुंगरी के कांदा के, हाँ, तो ये जो ओनियन होता है वो आप जब काटते हो तो इसके अंदर से उसकी स्मेल निकलती है, उसकी अंदर से हवा बाहर निकलती है जो थोड़ी तेज होती है। तो मैंने खुद उसका चेक किया हुआ है कि आप जब उसको काटते हो, ओनियन को, डुंगरी को काटते हो आप, तो अंदर से जो हवा निकलेगी आप उसकी ही नासिका में से श्वास खींचो अंदर। आप जैसे गर्म पानी की वरार को खींचते हो, भाप को खींचते हो, इसी तरह ये डुंगरी काट के उसको आप नाक से खींचो। तो ये डुंगरी जो होती है, जो ओनियन होता है, प्याज उसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो प्याज है उसको जब आप काटते हो तो अंदर से जो उसकी जो वरार निकलती है, जो स्मेल निकलती है, वो वायरस को मारने का सबसे अच्छा काम करता है। और आप जैसे उसको अंदर नाक से अंदर लेने का प्रयत्न करोगे तो इमीडिएट आपके नाक से पानी निकलने लगेगा और पूरा वॉश होके बाहर निकल जाएगा पानी। आपकी नाक के अंदर की जो वायुकोतर है उसकी सफाई भी हो जाएगी। साथ साथ में ये जो गंध होती है प्याज की, वो वायरस को भी खत्म कर लेती है। मान लो आपका गला भी पकड़ा हुआ है और आप ऐसे ये प्याज को काट के उसके अंदर हवा खींचोगे नाक से तो ये गले तक आपको आराम कर देती है। तो ये जो उससे लेने से आपके फेफड़ों तक चली जाती है और फेफड़ों में भी कोई वायरस है या कोई जर्म्स है तो उसको खत्म करेगा। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि गर्म पानी की हवा खींचने से अच्छा है ये प्याज की जो गंध है, प्याज की जो स्मेल है, वो इतनी अद्भुत है कि वो आप खींचोगे नाक से
तो आपको बहुत बढ़िया और इमीडिएट तुरंत आपको पता चलेगा कि भैया वो ये पानी के हिसाब से तो इसमें बहुत जल्दी आपको लाभ मिलता हुआ दिखेगा। मैंने उसको पानी में उबाल के प्याज को प्रयोग किया नहीं है, लेकिन शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि आप उसको प्याज को पानी में डालें, उसको उबालो तो जो प्याज की जो स्मेल है वो शायद ज़्यादा जल्दी बाहर निकलेगी और आपके नाक से अंदर फेफड़े तक जाएगी, तो वो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा और खून के अंदर भी वो मिक्स हो जाएगी। तो जो प्याज है, जो ओनियन है, जो डुंगरी है गुजराती में उसको बोलते हैं, वो ये कोरोना के टाइम में कोरोना से बचाने के लिए सबसे उत्तम हथियार मैं मानता हूँ। तो आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। आप देखिए। अच्छा, दूसरा कि आप जब भोजन करते हो, तो ये कोरोना के टाइम आपको ये प्याज का प्रयोग ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए। हाँ, मैं तो जब-जब कहीं बाहर खाने जाता हूँ, क्योंकि समाज में रहते हैं तो इन्विटेशन आते हैं, होटल में जाना पड़ता है, अवसर प्रसंग में जाना होता है। तो जहाँ-जहाँ प्याज अवेलेबल होती है, तो आधी सब्जी और आधी प्याज उसको ही खाने का प्रयत्न करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्याज जो होती है, वो हमारे शरीर में सबसे बढ़िया ये वायरल इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। और इसको प्याज को तो लोग बोलते हैं गरीबों की कस्तूरी। हाँ, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए सबसे सस्ती कोई खाने वाली चीज है तो वो है प्याज। हाँ, ये प्याज वो जब आप काटते हो तो आपको रुलाती है। हाँ, तो ये जो रुलाने की जो उसका जो ताकत है, आपकी आंखों को रुलाने की जो ताकत है, वही ताकत का इस्तेमाल आप उसके लिए वायरस को कंट्रोल करने के लिए कीजिए। आप प्याज को काट के खा लोगे तो भी आपका गला थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि भी बहुत रिलीफ हो गया है। तो ये हमारी घरगथ्थू औषधि है। हाँ, आप दूसरी कोई गरम-गरम चीज़ों का हर्बल टी जैसी गरम प्रकृति वाली चीज़ों का उकाड़ा पियो आप उबाल-उबाल के, तो वो आपको एसिडिटी कर लेगा। हाँ, आपका पित्त बढ़ा देगा। तो ऐसा मत कीजिए। ऐसी चीज़ों से आपको फ़ायदा नहीं है। हाँ, शरीर में पित्त बढ़ता है और दूसरी समस्याएँ बढ़ जाती है। तो ये नेचुरल जो तरीके हैं, उसका प्रयोग कीजिए। साथ-साथ में हमारे पास हमारे सेंटर पे तुलसी, हल्दी, अदरक और गिलोय, ये चारों चीज़ का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ तुलसी का ड्रॉप आता है। ये तुलसी का ड्रॉप इतना स्ट्रॉन्ग है कि शरीर में कफ और वायु प्रकृति को 2-2 बूंद सिर्फ दिन में 2 ही बार लेनी है आपको 1-1 ग्लास में, पानी के साथ। शरीर में इतना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बढ़ा देता है क्योंकि एक्सट्रैक्ट और अर्क में बहुत फ़र्क होता है। आप तुलसी का अर्क निकालो और उसका एक्सट्रैक्ट निकालो, तो एक्सट्रैक्ट अर्क के हिसाब से 10 गुना स्ट्रॉन्ग होता है। आपके शरीर में कफ और वायु प्रकृति नहीं है, तो आप उसके हर रोज 1 या 2 बूंद नहीं ले सकते और 1-2 बूंद हर रोज आप लोगों ने 1-1 ग्लास में, तो आपको हफ्ते 10-15 दिन में आपके शरीर में इतना पित्त बढ़ जाएगा कि आपको पाइल्स और मसे की समस्या बढ़ जाएगी। इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो लोग हर रोज बाहर जाते हैं काम बिजनेस के लिए, नौकरी धंधे के लिए, वो अपना जो पीने का पानी होता है 1 लीटर बॉटल, इसके अंदर 1 या 2 बूंद ये तुलसी के एक्सट्रैक्ट के बूंद डाल के वो ले जाए और वही पीते रहे। तो इसका फायदा आपको मिलेगा। तो ये प्याज का प्रयोग कीजिए, ये तुलसी ड्रॉप का प्रयोग कीजिए और जब आपको ऐसा सिम्पटम्स लग जाए कि आज अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, तो तुरंत खाना छोड़ दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, चाय, कॉफ़ी तो बिल्कुल बंद कर लीजिए और वायरल इन्फेक्शन में तो दही भी मत खाइए क्योंकि वो ठंडा पड़ता है और आपको समस्या बढ़ाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड कीजिए, हर रोज 16 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए और ये प्याज की वाफ जो है, उसका जो स्मेल है, उसकी जो वरार है, जो काटने के बाद निकलती है प्याज के अंदर से, उसको हर रोज आप प्रयोग में लीजिए।
तो आपके नाक से आपके फेफड़ों तक जो वायरस जाने का रास्ता है वो एकदम क्लीन रहेगा। हमारे पास अभी टाइम 7-8 मिनट बाकी है, तो किसी को इसके बारे में कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक के बारे में, तो वो अपना हैंड रेज करे, वीडियो ऑन करे, तो थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। बोलो चंद्रिका भाटिया, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, हेलो सर। जी। हाँ सर, ये आपने वायरल के बारे में बताया, तो छोटे बच्चों को क्या करना चाहिए? उनको तो कोई वैक्सीन नहीं लगी है और वो स्कूल भी जाते हैं रोज, छोटे तो छोटे उनको क्या बच्चे करना को चाहिए? कफ प्रकृति न हो इसके लिए शुगर वाली चीजें, चॉकलेट है, मीठे फल अच्छा, है, ज्यादा मीठे फल ज्यादा पक गए, और शुगर वाली चीजें बंद करो, और दूध चाय कॉफी मत दो। ओके। हाँ, और दूध देना है तो उसको हल्दी वाला दो, या तो तुलसी जैसी या पुदीना जैसा उबाल के दिया करो हल्दी के साथ। ओके। और हम्म। बच्चों को ये प्याज खाने की आदत डालवाओ। प्याज को काट के ओके। उसका उसकी स्मेल ले आओ, नाक से अंदर खींचने की प्रैक्टिस कराओ। तो हम्म। ये बहुत बढ़िया तरीका है, और आप खुद करोगे प्रयोग तो आपको पता चलेगा कि प्याज कितना अद्भुत उसका रिजल्ट देता है। जी जी जी। ओके। ठीक है, और बच्चे लोगों को चबा के खाने की आदत दिलवाओ। देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है, बच्चों में पैशन का अभाव होता है, वो जल्दी जल्दी खाते हैं। तो जो बच्चे जी। जल्दी खाते हैं वो जब चबाते नहीं है तो मुंह की सलाइवा जाती नहीं है। अब चबा चबा के खाएगा तो सलाइवा के साथ जब पेट भरता है ना, तो वो जरूरत से ज्यादा खाएगा नहीं, तो ओके। वो जरूरत के हिसाब से ही खा पाएगा, ओवर ईटिंग होगा नहीं, और ओवर ईटिंग होगा नहीं तो कब्ज जैसी या वायु प्रकृति बढ़ेगी नहीं शरीर में। तो चबा के खाने की आदत बच्चों को खास करवाइए, और शुगर वाली चीजें उसको अवॉइड करवाइए। ओके। ठीक थैंक यू। है, ओके। अर्चना, किसी को क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कीजिए। बोलो बेन। अर्चना बेन, आपનો વિડિયો ઓન કર્યો છે, તમારે કઈ સવાલ છે? સવાલ તો કઈ નથી સર, બટ બોડી વધવાનું કારણ શું હોઈ શકે? બેંક બેલેન્સ ક્યારે વધે? ઓવર ઇટિંગ થાય બેંક બેલેન્સ માં પૈસા જમા કરીએ ત્યારે. જમા કરો અને ઉપાડ ના કરો એટલે બેંક બેલેન્સ વધે. તો વજન ક્યારે વધે? કે તમે જમા કરો છો શરીરમાં પણ સામે ખર્ચ કરતા નથી. આ ઠંડીમાં ડાયજેશન નો પ્રોબ્લેમ વધે એવું ખરું સર? શેનો પ્રોબ્લેમ? પાચન શક્તિ થોડી નબળી, ખાવાનું થોડું પણ જમો ને તો ઉપર આવે છે બધું, વોમિટ જેવું ફીલ થાય ને ગભરામણ જેવું થાય અંદર અંદર બોડીમાં. નહીં, તો એનો મતલબ એવો છે કે તમારા આંતરડા ક્લિયર ના હોય. આંતરડાની અંદર ખોરાક અને મળ રોકાયેલો પડી રહે તો તમે જે પાચન જે ભોજન થાય છે આગળ જઈ ના શકે, એટલે તમને આવું ફિલિંગ આવે. જો અંદર આગળના રસ્તા ક્લિયર હોય તો બહુ સમસ્યા ના આવે. એટલે પેટ સાફ રાખવા માટે શક્ય હોય તો એનિમાનો ઉપયોગ કરવાનો રાખો, અને નાના આંતરડાની સફાઈ થતી રહે એટલા માટે ત્રિફલાનો ઉપયોગ કરવાનો રાખો. તો એ તમને પેટ સાફ રાખે તો આ બધી સમસ્યાઓથી બચાવે. ચાવીને ખાવાની આદત રાખો. બહુ હેવી વસ્તુઓ, કારણ કે ઘણા લોકોને આદત હોય કે ભાઈ કચરિયું ખાવા બેસે તો વાટકી બે વાટકી તો આખી એકી ટાઈમે ખાઈ જાય, એના સાથે બીજું કઈ ખાય જ નહીં. હવે જો તમે બે વાટકી કચરિયું ખાઈ જાઓ તો એ હાઈ ડેન્સિટી વાળો ખોરાક કહેવાય, વજન વાળો ખોરાક કહેવાય. હવે આ વજન વાળો ખોરાક એકલો જયારે આંતરડામાં જાય તો આંતરડાને એને ધક્કો મારવામાં બહુ લોડ પડે. આંતરડા એને ધક્કો મારી ના શકે, જલ્દી આગળ પાસ જ ના થઈ શકે. એટલે કચરિયાના સાથે જો તમે કોઈ ફ્રૂટ ખાઓ, સલાડ જોડે જોડે મિક્સ કરીને ખાઓ ચાવીને, કોઈ શાકભાજી છે યા ચટણી છે કે આવું કઈક, એટલે જોડે હલકો ખોરાક હોવો જોઈએ. જેટલો ભારેના જોડે હલકો મિક્સ થાય તો એ ખોરાકનું ઓવરઓલ ડેન્સિટી ઘટે. ઓવરઓલ ડેન્સિટી ઘટે એટલે વજન ઘટે તો આંતરડા એને જલ્દી ધક્કો મારી શકે અને ઇઝીલી ડાયજેસ્ટ કરી શકે, વધેલો કચરો બહાર જલ્દી ફેંકી શકે. તો ફાઈબર યુક્ત જેટલા ખોરાક છે એ રેસા જે હોય એ રેસા વજનમાં હલકા હોય, એ પાણીમાં નાખો તો તરે. હા,
તો આ રેસાયુક્ત જેટલા ખોરાક હોય વજનમાં હલકા હોય, એને ધક્કો મારવામાં આંતરડાને તકલીફ ના પડે. એના રેસા જે હોય એ સાથે સાથે મળને ચીપકાઈ જાય. મળ એના સાથે ચીપકાય એટલે મળને બી ખેંચતા જાય રેસા. તો લીલા પાનના જે રેસા હોય છે એ શરીરના આંતરડાને સાફ કરવા માટે બહુ કામ આવે. અને પાંદડામાં જેટલા રેસા હોય એટલા શાકભાજીમાં કે કંદમૂળમાં કે એમાં ન હોય. હા એટલે લીલા પાનની ચટણીઓ શાકના જેટલું શાક ખાઈએ એટલા જ પ્રમાણમાં અથવા એનાથી વધારે લીલા પાનની ચટણી ખાતા રહેવી જોઈએ. બરાબર. બીજું કે વજન જે વધવાનું કારણ છે એ અલ્ટિમેટ કેલરી વાળો ખોરાક તમે વધારે ખાઓ ત્યારે વજન વધે. હવે કેલરી ક્યાંથી મળે આ વાત યાદ રાખવાની છે. કેલરી આપણને એક તો ઘર્યા પદાર્થમાં મળે, જેની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ એટલે કે અનાજ બધા છે એ કેલરી આપે. જેટલા કંદમૂળ છે એ બી કેલરી આપે, એમાં બી કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ વધારે હોય. પાણીમાં ડૂબે એવા બધા જ ખોરાક કેલરી આપે, તાકાત આપે. સ્વાદમાં ગળ્યા સ્વાદ હોય એ બધા બી તાકાત આપે. જેમાં પ્રોટીન વધારે હોય એ બી કેલરી આલે, બધા કઠોળ. અને જેની અંદર ચરબીનું પ્રમાણ હોય, ફેટ હોય એટલે તેલીબિયા, આ બધા કેલરી વાળા કહેવાય. એટલે જેટલો કેલરી વાળો ખોરાક વધારે જાય એટલું વજન વધવાના ચાન્સ વધતા જાય. હવે આ ચરબી જે શરીરમાં વધે છે એને તોડવાનું કામ કોણ કરે? તો એ કરશે ખટાશ. તમે ખાટા વસ્તુઓ, ખાટા ફ્રૂટ્સ વધારે ખાઓ, હલકો ખોરાક પાણીમાં તરે એવો વધારે ખાઓ, તો આ બધા તમારું વજન ઉતારવાનું કામ કરે. કેલરી એમાં હોય જ નહીં. કેલરી જેટલી ઓછી આલો એટલી શરીરમાં વપરાતી જાય અને ધીરે ધીરે વજન તમારું ઓછું થતું જાય. બરાબર. સર આ ખાટા ફ્રૂટ લેવાથી એસિડિટી વધે છે મને. નહીં તો તમારે પહેલા તો શરૂઆતનું 1 અઠવાડિયું કાચું ખાઓ, એમાં ખટાશ નહીં ખાઓ. એટલે પહેલા શરીરની એસિડિટી ઓછી કરો. હવે કાચામાં માની લો કાકડી છે, દૂધી છે, પાંદડાઓની ચટણીઓ છે, તો એમાં તો ખટાશ હોય નહીં. બરોબર. તો એવા ફ્રૂટ્સ ખાઓ, એવા સલાડ ખાઓ, એવી શાકભાજી જાઓ જેમાં ખટાશ ના હોય. એટલે 1 અઠવાડિયું આવી વસ્તુઓ ઉપર રહો એટલે તમારું શરીર 1 અઠવાડિયામાં એસિડિટી થી મુક્ત